नमस्कार दोस्तों। आप सबको फिर से स्टॉक मार्केट स्टार चैनल में स्वागत है। आप जैसे स्टार के लिए इस बंदे का प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त हैं। दिल से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहो, बिंदास रहो, अमीर बनते रहो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैंक की जिसकी रिक्वेस्ट काफी दिनों से काफी लोग इसमें रिक्वेस्ट कर रहे थे सर कि इस पे ऊपर आप थोड़ा एनालिसिस करो, और उसका आज मैं कर रहा हूँ, जो कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। एक तगड़ा बैंक है। आज इसका प्राइस लगभग 35 के आसपास है। एंड इसका बिजनेस मॉडल जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे एचडीएफसी और बजाज फिनांस और जैसे अलग अलग एनबीएफसी से, इसका जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी यूनिक है। आपको सुन के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। इसको हम लोग उसके बारे में बात करेंगे जब इसकी जिक्र होगी इसके डेटा में बीच में। तो बिना मिस किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी और आपको काफ़ी यूजफुल लगेगा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उज्जीवन की बैंक के बारे में। ठीक है। इसका आईपीओ जो आया था 2019 में, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया होगा। आपको भी आपने भी अप्लाई किया होगा, क्योंकि इसका जो ओवर सब्सक्राइब हुआ था 170 टाइम्स से ओवर सब्सक्राइब हुआ था। पिछले 5 साल में इतना तगड़ा आईपीओ कभी नहीं आया था। तो ये एक ऐसा आईपीओ था जिसने काफ़ी लोगों को निराश भी कर दिया, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने खरीद लिया लिस्टिंग होने के बाद। इसका प्राइस जो लिस्टिंग में आया था 37 रुपीज़, जो कि इनको 1045 करोड़ का कैपिटल एडिक्वेसी रेज करने में हेल्प हो गया। कैपिटल एडिक्वेसी मतलब जो बैंक के पास कैपिटल होना चाहिए, जितना उससे वो लोग अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, वो उनको बूस्ट करने में उनको काफ़ी ए आई पी ओ ने हेल्प किया। ठीक है। एंड बाकी अगर देखते हैं उसके क्या क्या करता है ये बैंक। ये बैंक माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो बैंकिंग, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज लोन्स, मतलब ग्रुप लोन से। ग्रुप लोन मतलब ये क्या कहते हैं, ग्राफिक ग्रुप लोगों को, मतलब वुमेन्स स्पेशली, एक ग्रुप ऑफ वुमेन को ये लोन देता है, ताकि इनको ना एक को दोगे तो थोड़ा, आपको पता है, प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी लोग पे नहीं करते हैं, तो एक ग्रुप बना के, जिस ग्रुप बना के आपको अगर बैंक में अप्लाई करते हो, तो इस बैंक में आपको लोन ले सकते हैं। उस टाइप का भी इनका स्ट्रक्चर है। एंड नॉर्मल लोन भी देते हैं, इंडिविजुअल लोन भी देते हैं, एग्रीकल्चर लोन भी देते हैं। इनका स्मॉल ए जाना जाता है दूसरे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज लोन के लिए भी, जाके आपकी दुकान के लिए या कुछ और करने के लिए लोन मिलेगा। एंड हाउसिंग लोन भी है इनके पास, व्हीकल लोन्स भी है, पर्सनल लोन्स भी है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी लोन देते हैं। इनके पास डिपॉजिट्स भी है। इनका डिपॉजिट काफ़ी फेमस है, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं। अगर नॉर्मल बैंक में आपको 5-6% मिल रहा है, तो इसमें 8-9% रिटर्न भी मिलता है। ओके, वो भी आप देख सकते हो। सब बैंकिंग फैसिलिटीज के पास है। से गोल्ड, टर्म डिपॉजिट, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट सब खुल सकते हैं। एंड फिक्स डिपॉजिट एंड करंट डिपॉजिट जो भी है वो भी कर सकते हो। एंड फी बेस्ड प्रोडक्ट्स भी इनके पास है। इंश्योरेंस भी है इनके साथ, ये इनका टाई अप है। अपोलो के साथ मैक्स फाइनेंशियल इंश्योरेंस के बाद भी इनका टाई अप है। एंड रिलायंस के पास भी इनका टाई अप है। ठीक है। एंड उनके एटीएम है, ब्रांच बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, सब कुछ जो बैंक में होना चाहिए वो सब कुछ इनके पास है। ठीक है। एंड इनके बिजनेस अगर देखेंगे, इनके ज़्यादा जो आता है रिटर्न के, ग्रॉस लोन बुक अगर आप देखोगे यहाँ पे, ग्रोस लोन बुक नॉर्मली, अगर दूसरे बैंक के अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे या उसके प्रोफाइल देखोगे, वहाँ पे आपको बस लोन बुक दिखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ग्रॉस लोन बुक दिखने को मिल रहा है। ये ग्रॉस लोन क्या है, वो इसका बैंक का स्पेशलिटी है, जो आपको मैं बताऊंगा 3 मिनट के बाद। ठीक है। अभी हम देखेंगे इसमें ज़्यादा पोर्टफोलियो में, इनके ग्रुप लोन में ज़्यादा इनको ज़्यादा भरा हुआ है। 75% का लोन बुक जो है, 75% इससे ग्रुप लोन से बना हुआ है। बाकी इंडिविजुअल लोन से 8% है, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन से 8% है, स्मॉल इंटरप्राइज से 5%, रूरल एंड अदर्स में 2%। अगर डिपॉजिट बैकअप देखोगे, तो इंस्टीट्यूशनल टर्म डिपॉजिट जो है 49% है, जो कंपनीज रखते हैं। एंड रिटेल जो हमारा आपके जैसे लोग हैं 26% रखते हैं। एंड सर्टिफिकेट जो भी होते हैं, कासा जो भी है, ये इतना है। एंड करंट बेस्ड प्रोफाइल आप देखोगे तो दोनों टाइप के इसमें है, लोन के वाले भी है, एंड जो नॉर्मल बैंक भी खोलते हैं वो भी इनके पास काफ़ी कस्टमर्स है। तो अगर इसका रिजल्ट आया था कुछ दिनों पहले, काफ़ी अच्छा रिजल्ट था वो। अगर आप देखेंगे क्या है, इनके पास 24 स्टेट्स में, इनके 244 डिस्ट्रिक्ट्स में इनके ब्रांचेस है। ये लोग ने कवर किया है। सो 574 ब्रांचेस है, 475 एटीएम्स है। इनका कस्टमर बेस काफ़ी बढ़ रहा है, 52 लाख कस्टमर्स है, एंड 17,800 इनके एम्प्लॉयज़ है। ठीक है। सी आर ए आर अगर देखोगे, जो कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे कैपिटल जो वेट बेस्ड एडिक्वेट रेशियो यहाँ दिखा है, जो कि बताता है कि बैंक के पास कितना स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना है उसके पास। उसको कैपिटल को एंड एसेट्स को यूज करके बैंक अपना कैसे आगे बढ़ रहा है, वो इस चीज़ हम लोग को पता चलता है। जो मार्च में 19 में था 18%, वो मार्च 20 में हो गया 28%। डिसबर्समेंट जो था, लोन डिसबर्समेंट, नॉर्मल डिसबर्समेंट, जो जैसे आप लोन लेते हो, आपको बाद में पे करना होता है उसका इंटरेस्ट एंड उसका प्रिंसिपल, जो नॉर्मल लोन है वो ये लोग का 19% बढ़ा है इस बार। ग्रॉस एडवांसेस जिसकी हम बात करेंगे अभी,
थोड़े टाइम में ही वो भी 28% बढ़ा है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी इनको इससे प्रॉफिट मिलती है। एंड टोटल डिपॉजिट्स जो 46% बढ़े हैं, एंड रिटेल डिपॉजिट्स हमारे आपके जैसे 72% का बढ़ा तुमको देखने को मिला है। ठीक है, टोटल इनकम अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे 49% टोटल इनकम बढ़ा है इनका। एंड नेट इंटरेस्ट इनकम जो 48% बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी, जो मार्जिन इंटरेस्ट होता है वो भी 10.9 से थोड़ा कम हुआ है। एंड ग्रॉस नेट एनपीए जो भी 0.9% से थोड़ा ही बढ़ा है, वो भी अच्छी बात है कि बैड बैड लोन्स नहीं है। अगर आपको नहीं सुना है, नेट एनपीए वो मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि अगर आप लोन देते हो किसी को और वो लोग आपको पे नहीं कर रहे हैं, तो लोन से आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है ना कुछ फायदा हो रहा है, उसको बदले में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाकी ये सब तो सेम है। इंटरेस्ट इनकम आपका पता है, इनकम वो भी आपने देख लिया। पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब टैक्स वैक्स काटने के बाद इनको 76% का जो प्रॉफिट मिला था ईयरली बेसिस। ओके, एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, उनके एसेट्स से एसेट्स के ऊपर कितना रिटर्न मिला है इनको 2.2%, वो भी इंक्रीज हुआ है अपने FY19 से। एंड अगर देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसकी हम लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अगर आप शेयर करते हो तो हम लोग देखते हैं कि उनको इक्विटी से कितना रिटर्न मिलता है हम लोग को, तो वो भी बड़ा है, अच्छी बात है। एंड नेट नेट एनपीए जो भी है थोड़ा कम हुआ है, आसपास ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। अगर हम लोग देखते हैं हाईलाइट्स इस फाइनेंशियल ईयर 20 में जो आया था, क्या हाईलाइट्स इनके अगर देखेंगे तो 14% टोटल इनकम में ग्रोथ हुआ है, इनके नेट इंटरेस्ट इनकम 48% ग्रोथ हुआ है। एंड ये सब अगर देख रहे हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखने को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, ये थोड़े नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो डोंट वरी। सो अगर आप यहाँ पे दिखाऊं तो हाईलाइट्स जो Q4 में हम लोग को दिखने को मिलेंगे, टोटल इनकम जो है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 34% इनको क्वार्टरली ग्रोथ हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 46% का ग्रोथ दिख रहा है हम लोग को। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी ग्रोथ में दिख रहा है। सो रिटर्न इक्विटी भी थोड़ा बड़ा है और थोड़ा कम हुआ है यहाँ पे, 2.6 से 1.6 हुआ है। एंड रिटर्न इक्विटी भी क्वार्टर थोड़ा कम हुआ है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि टाइम उस टाइम पे खराब था, कोविड रिलेशन स्टार्ट हुआ था और वो जो ईयर एंड है उसी टाइम पे ये सब हुआ है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इतना कुछ डिफरेंस नहीं हम लोग को दिखने को मिल रहा है। प्रॉफिट फिर भी प्रॉफिट 15% का बढ़ा है, जो हम लोग को दिखने को मिला 73 करोड़ का जो प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिला, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखने जाएंगे जो उनके कैसे अलग अलग रेशियोज कैसे हैं। अगर देखते हैं हम लोग नेट एनपीए आपने देखा जो, तो इस पर थोड़ा कम हुआ था। एंड प्रॉफिट आफ्टर रिस्क पीआर रेशियो जो बोलते हैं वो भी ठीक है, क्योंकि पोर्टफोलियो एट रिस्क सॉरी, वो भी अच्छा है। अगर आपने जितना ज़्यादा ये रेशियो होते हैं PAR, उतना अच्छा है बैंक के लिए। ओके, मतलब उनका जो कितना पोर्टफोलियो जो रिस्क में है वो दिखाता है। सो जितना नंबर है अच्छा है, तो हम लोग को स्टेबल दिख रहा है यहाँ पे। एंड PAR एंड प्रोविजन जो भी इन लोग ने दिया है, आगे कितना लोन देना है इनको बचा के रखा है, वो भी ठीक ठाक है, कुछ ना गड़बड़ नहीं दिख रहा है हम लोग को। एंड यहाँ पे देखेंगे हम लोग नेट सेगमेंट वाइज, उनके ग्रुप लोन से इंडिविजुअल लोन एंड माइक्रो स्कीम उसमें वाले में हाउसिंग लोन, जिसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे आसपास ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है हम लोग को। 1.3 से 1.1 हुआ है, जो कि कम हुआ है। एंड 0.5 वो भी कम हुआ है। एंड यहाँ से भी ये भी थोड़ा कम हुआ है। सो आसपास है इसका डेटा। अगर हम बाकी देखेंगे ग्रॉस एडवांसेस एंड डिस्बर्समेंट ट्रेंड, ठीक है, इधर हम लोग बात करेंगे वही क्या होता है ग्रॉस एडवांसेस, मतलब ये क्या है डिफरेंस इस बैंक में, ताकि आप अ, समझ सके इस मॉडल को। थोड़ा डिफरेंट डिफिकल्ट मॉडल है अगर कंपेयर करते हो दूसरे बैंक से। अगर आप HDFC बैंक में जाओगे या HDFC लिमिटेड में जाओगे, आपको अगर लोन देना हो तो वो आपको क्या करते हैं, आपके लोन को जो है आपको आपके अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। अगर आप 50 लाख का लोन चाहिए तो 50 लाख को वो आपके बैंक में डालते हैं, और आप क्या करते हो उसका बाद में हर मंथली EMI पे करके इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल जो है वो पे करते रहते हो। ठीक है, यहाँ पे बैंक को जो रिटर्न मिलता है बस आपके इंटरेस्ट से जो पे करते हैं, वो सेम चीज़ ये भी करते हैं। उसके अलावा भी इनका यूनिक मॉडल क्या है, वो कि ग्रॉस एडवांसेस, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग ऑल्सो इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांस एंड बिल, ये भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है समझिए, आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल नॉर्मल एग्जांपल। समझिए आपका सीमेंट का दुकान है, आप सीमेंट बेचते हो। सो आपके पास कस्टमर आते हैं, सबके पास पैसे नहीं रहते हैं। सब लोग, कुछ लोग आपको पैसे दे के लेके जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 1 महीने के बाद दे देता हूँ, थोड़ा अटका हूँ, तो आपको मैंने 1 महीने के बाद पैसे दे दूंगा, अभी मुझे सामान दे दो क्योंकि मुझे जल्दी मेरा कंस्ट्रक्शन करना है, मेरे को मेरे कॉन्ट्रैक्ट का, मेरा अपार्टमेंट का या मेरे घर का। तो आपको पता है आपके बिजनेस में पहले भी देखा है आपने, ऐसे कुछ लोग बोल के आते हैं, बाद में भूल जाते हैं, पे नहीं करते हैं। तो आप मना करने की सोचते हो, या आप सोचते हो मैं इसको दूं कि नहीं। ओके, तो इस टाइम पे क्या हो जाता है, आप कस्टमर आप लूज करोगे, क्या पता उसके पास पैसा होगा, सच में होगा, आपके पास आप भरोसा नहीं कर सकते हो।
तो आप उसको पूछोगे तुम मुझे ऐसा करो, तुम मुझे कुछ सिक्योरिटी दे दो ताकि मैं आपको लोन दे दूं। ठीक है, आप मुझे ऐसा कुछ दे दो कि 1 महीने के बाद मैं रिटर्न करूंगा बोल के आप मुझे दे दो। तो क्या करोगे, वो कस्टमर जाएगा बैंक के पास और बैंक से बोलेगा देखो मैं देखो जी मेरे पास मेरा अकाउंट है तो आपके बैंक में, एंड आप चाहिए तो मेरा ट्रांजैक्शन देख सकते हो, मेरा क्रेडिट हिस्ट्री देख सकते हो। इसके हिसाब से मुझे 1 लाख पैसा चाहिए, मुझे अभी मुझे थोड़ा सामान लेना है, मैं 1 महीने के बाद आपको रिटर्न कर दूंगा, मेरे पैसे थोड़ा अटके हैं, मेरे दोस्त ने मुझे आना था कंस्ट्रक्शन के बाद, वो अभी तक नहीं मिला मेरे को। उसने बोला कि मुझे 15-20 दिन में दे दूंगा, मैं आपको पे करूंगा, ऐसा बोलेगा बैंक को। तो बैंक बोलेगा ठीक है, आपको मैं आपकी हिस्ट्री मुझे पता है तो आपको मैं 1 लाख का जो क्रेडिट नोट बोल के है वो लिख के देता हूँ, ताकि इसको आप आपकी गारंटी मैं लेता हूँ, इस लेटर को जाके आप जो सीमेंट दुकान वाला है उसको दे दीजिए। तो वो कस्टमर आके आपके पास वो लेटर दे देगा, लेटर में लिखा रहता है कि हम इसकी गारंटी लेते हैं, अगर वो नहीं पे करता है तो हम लोग पे करते हैं, ऐसे बोल के लिखा रहता है। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है दुकानदार को, तो आपको अगर पैसा 1 महीने के बाद जाके बैंक से वो लेटर दिखाना है और बैंक आपको पैसा दे देगा। ठीक है, ये आपका और बैंक का भी रिलेशन है, वो कस्टमर बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ में क्या होगा, बैंक जो जिस कस्टमर गए तो उनके पास उसको चार्ज करेगा प्रोसेसिंग फी, क्योंकि उसको क्रेडिट नोट दे रहा है और उसको वो क्रेडिट का गारंटी ले रहा है, तो वो चार्ज करेगा उसका अपना प्रोसेसिंग फी। उसके बाद आपके पास अभी लेटर आ गया, अब 1 महीने के बाद आप जाके पैसे ले सकते हो वहां से। अगर समझिए आपको कुछ जल्दी रिक्वायरमेंट आ गया, आप भी सीमेंट जो है आप बनाते नहीं हो घर पे, आप दूसरे जगह से इंपोर्ट करते हो, तो उन आपको पैसे देना पड़ा 15 दिन के इमीडिएटली, तो आप बोलोगे जाके बैंक के, नहीं मुझे 1 महीने नहीं 15 दिन में पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे अभी पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे उसको दूसरे वेंडर को पे करना है। तो बैंक बोलेगा ठीक है हम पैसे दे देंगे, लेकिन आपको थोड़ा इंटरेस्ट पे करना होगा, 5% 6% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना होगा। तो आप सोचोगे ठीक है मुझे पैसे की ज़रूरत है अभी, तो नहीं तो मैं मुझे कैसे सेल करूंगा मैं, तो आप बोलोगे ठीक है मैं 5% की इंटरेस्ट पे करूंगा एंड आप मुझे पैसे दे दो। तो बैंक बोलेगा ठीक है आप पैसा दे दो, मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ सेटलमेंट हो गया, तो इधर बैंक को क्या मिल गया, आप एडिशनल 5% का इंटरेस्ट जो है वो पे कर रहे हो, एंड ऑल्सो कस्टमर से उन्होंने प्रोसेसिंग फी ले लिया। ये जो होता है ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये डिफरेंट बैंक अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस और मॉडल है जो कि इस बैंक को हेल्प करता है, उससे ज़्यादा इसको प्रॉफिट होता है, ऐसा हर जगह आपको नहीं मिलता है दिखने के लिए। ये वाला स्कीम से ही इस बैंक का ज़्यादा प्रॉफिट आपको दिखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि बैंक सिक्योरिटी देता है, वो नहीं पे करेगा बोल के टेंशन नहीं है, इस किस वजह से आपका नेट एनपीए है वो भी काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। सो इसकी वजह से इस बैंक को काफ़ी रेस्पेक्ट आजकल मिल रहा है। ठीक है, अगर हम वहाँ देखते हैं तो इसके लिए इस बैंक में सेपरेट एक ग्रॉस एडवांसेस बोल के सेक्शन ही है, तो इसकी वजह से हम लोग ये नंबर्स देखने को मिल रहा है, जो इनको कंसिस्टेंटली अच्छे से ग्रोथ दे रहा है, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कंसिस्टेंटली हर साल इनको हर क्वार्टर में अच्छे से ग्रोथ आपको दिखने को मिल रहा है। डिसबर्समेंट ये जो अलग है वो भी आप देख रहे हो, तो कंसिस्टेंटली ये भी ग्रोथ हुआ है। एंड माइक्रो फाइनेंस लोन है वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो होते हुए हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। एंड पोर्टफोलियो ब्रेकअप जो है इनका, अनसिक्योर्ड जो है ज़्यादा है, सिक्योर्ड कम है। अनसिक्योर्ड मतलब अगर डरने की बात नहीं, अनसिक्योर्ड मतलब जैसे आपको क्रेडिट कार्ड में या किसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर, अगर आप किसी से लोन लेते हो विदाउट एनी, आपको नई जगह या आपका घर नई गिरवी रख के, बस आपके सैलरी स्लिप के ऊपर या आपके क्या बोलते हैं उसके आपके क्रेडिट रेटिंग के ऊपर, उसके हिसाब से अगर लोन मिलता है उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन, जो कि काफ़ी फेमस है। वो बजाज फाइनेंस भी वही करता है, अगर आप कुछ सामान लेने जाते हो तब भी आप कुछ गिरवी नहीं रखते हो, बजाज फाइनेंस आपको बिना कुछ सिक्योरिटी के आपके बस क्रेडिट हिस्ट्री एंड आपके सैलरी स्लिप के ऊपर आपको लोन देता है, वही ये भी करता है। ठीक है, तो ऐसा इसका बिजनेस प्लान है। ये तो ये जस्ट थोड़ा नंबर देखिए हम लोग, जो हम लोग रिसेंट अभी आया था, जो कि इन लोग अगर नंबर देखोगे कंसिस्टेंटली अच्छा रिजल्ट इनका आया है पिछले Q4 19 से Q4 20 में हम लोग को अच्छे से ग्रोथ होते हुए दिखने को मिल रहा है। ईयर एंड ईयर 38% ग्रोथ है यहाँ पे इनका, टोटल इनकम 34% बढ़ा है। एंड बाकी सब अगर देख रहे हो तो प्रोविजंस भी 140% है, एंड टोटल एक्सपेंडिचर जो है 538 से 736 हुआ है। सो नेट प्रॉफिट जो 73 करोड़ का इन लोगों ने दिखाया था, काफ़ी अच्छा है, इतने बुरे वक्त में भी ये लोग ने ऐसा अच्छा रिटर्न दिया है। इनका मेन रीज़न वही है क्योंकि इनका जो प्रॉफिट आता है नॉट नॉट ओनली फ्रॉम नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, ऑल्सो ये ग्रॉस इनकम ग्रॉस जो एडवांसेस है उससे इसको आता है, जो कि इनको काफ़ी सेफ है, बैंक तो भरोसा देता ही है, तो इनका कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। एंड दूसरा, अगर क्या कर रहे हैं लोग अभी फिलहाल कोविड के टाइम पे जब सबका हालत खराब है, तो वो लोग ने ये लोग इंश्योरेंस भी स्टार्ट किया है, जो कि रिलायंस के साथ इनका टाइप है, और उससे भी इनको अच्छे से कमाई हो रही है, ताकि वो लोग भी इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो करने में इनको वो हेल्प
कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी ऐसे इनका अलग अलग प्लान्स भी है, म्यूचुअल फंड भी ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इनके पास इंश्योरेंस तो है ही अपोलो का और मैक्स फाइनेंस का, एंड दूसरे अलग अलग इनका भी नए प्लान्स है, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो और इनको अच्छे से प्रॉफिट हम लोग को दिखने को मिलता है, ठीक है। तो इनका दूसरा फंड ये भी है, कौन सा, परिवार बोल के, सॉरी परिवार नहीं, परिणाम बोल के कॉर्पोरेट हेल्प करने का भी एक प्लान है, जो कि आप गरीबों को और जिसको ज़रूरत है उनको सबको हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इसका डेटा जो कैसा है, क्या करते हैं वो लोग, अगर यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ देखिए इनका थोड़ा फंडामेंटल्स देखेंगे हम लोग। हाँ, इसके पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो आपके दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलती रहती है, न्यूज़ एंड अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में फीडबैक्स एंड रिव्यू आपको मिलते रहते हैं। तो अगर आप चार्ट बटन देखेंगे, ये गिरा था जब अपना सॉरी कोरोना आया था तब, लेकिन जैसे इसके रिजल्ट अच्छे आए तो तगड़ा भागने का स्टार्ट हुआ है। एंड अगर आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न का पिछले एक महीने का अच्छे से ग्रीन हम लोग देखने को मिल रहा है। ओके, ये काफ़ी अगर देखेंगे तो सेक्टर का पी जो है 20 पी पे, इसका 16 है, सेक्टर से काफ़ी कम है, थोड़ा सस्ता मिल रहा है हम लोग को। एंड प्राइस टू बुक भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 2.79 का दिख रहा है हम लोग को। एंड बाकी देखते हैं तो एंट्री पॉइंट गुड है, क्योंकि अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। एंड इसमें कोई ऐसे बुरी हाल नहीं है कि जो कि हम लोग को डरना चाहिए, प्रमोटर प्लजिंग हो या एएसएम जीएसएम लिस्ट जहाँ पे कि एडिशनल सर्विलेंस मेजरमेंट्स जो लगाते हैं वो भी कुछ स्टॉक में नहीं है। ये स्मूथ एंड स्टडी स्टॉक जाने वाला कंपनी है, ठीक है। इसका फाइनेंशियल देखेंगे जो कि क्या है, हम लोग को क्या करना चाहिए, कुछ गड़बड़ है क्या देखते हैं। तो पिछले साल से हम देखेंगे तो कंसिस्टेंटली अच्छे से ग्रो कर रहा है, सिस्टमेटिकली इसका ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। जो भी EBITDA है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो भी अच्छे से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड पीबिट जो भी देख रहे हैं हम लोग तो अच्छा ही है, इसका ईपीएस भी कंसिस्टेंटली अच्छे से ग्रो हो रहा है। अगर बैलेंस शीट देखेंगे हम लोग, क्या इनके एसेट्स क्या है कैसा है, वो भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है। लायबिलिटीज भी इनके है ही, वो तो रहेंगे बिकॉज लोन है तो लायबिलिटी दिखाएंगे, इसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है हम लोग को। एंड कैश फ्लो भी देखते हैं तो वो भी कंसिस्टेंटली अच्छे से ग्रो हो रहा है। FY19 में हम लोग को 616 दिख रहा है, एंड FY20 का डेटा यहाँ पे नहीं है, फिर भी वो मस्त है, क्योंकि हम लोगों ने देखा डेटा अभी रिसेंट रिपोर्ट, उसमें अपने को अच्छे से देखने को मिल रहा है। होल्डिंग्स देखेंगे तो इसकी होल्डिंग्स अगर देखो 83% का प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि सबसे अच्छी बात है। उसको कम करना होगा इनको आगे कुछ दिनों के बाद, बिकॉज जैसे सेबी का रूल है 75% तक ही रख सकते हैं लोग, वो कुछ करेंगे मे बी, कुछ और प्लान निकाल के वो लोग इसको कम कर सकते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी है इसमें, एंड फॉरेन एफआईएस भी इनमें इन्वेस्टेड है, अदर पार्टीज भी इन्वेस्टेड है। अच्छा, डिसेंट इसका हम लोग को इन्वेस्टमेंट दिखने को मिलता है, ठीक है। ये इस कंपनी का प्रमोटर का पैटर्न है। ओके, तो इसके बाद हम लोग अगर न्यूज़ देखेंगे, रिसेंट न्यूज़ क्या होने वाला है इसमें, तो अगर नेक्स्ट फ्राइडे को 31 जुलाई को इसका जो रिजल्ट आने वाला है, जो कि हम लोग को शायद अच्छे से अच्छा ही होगा मुझे लगता है, बट कोरोना का इफेक्ट हो सकता है, लेकिन जिस वजह से इनका बिजनेस मॉडल है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। फिर भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए और हमारा शेयर, और ये शेयर ठीक ठाक परफॉर्म करे, क्योंकि अच्छा बैंक है, बिजनेस मॉडल अच्छा है। तो हम लोग क्या करना चाहिए इसमें, कि इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है हम लोग अभी बेच बाई करके भागेंगे। अभी इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें ही नहीं, काफ़ी नॉन एनबीएफसी में जो भी बैंकिंग सेक्टर में हो, जो लोन देते हैं उनको प्रॉब्लम है कि लोन मोरेटोरियम जो गवर्नमेंट में दिया है, उस वजह से क्या होता है, कुछ लोग जो भी इस बैंक से लोन लेते हैं तो क्या हो जाता है, उनको दिक्कतें आती है, बिजनेस नहीं चलता है, कंस्ट्रक्शन जो चालू किया था या जो भी काम चालू किया था, लोन लिया था इससे, बिकॉज ऑफ कोरोना वो अटक जाता है, या कोई ऐसे बुरे टाइम आता है तो पे नहीं कर पाते, उस टाइम पे ये लोग का एनपीए बढ़ जाता है और थोड़ा बिजनेस में, प्रॉफिट में और रेवेन्यू में कमाई कम हो जाती है, तब इस बैंक में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अभी वो डेटा नहीं है हमारे पास कितना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मॉनिटरिंग जब एंड होगा उसके बाद वो आपको इस बैंक में इफेक्ट आने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन जिस हिसाब से इस बैंक का पोर्टफोलियो है, जिस हिसाब से ये कर रहा है, तो इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो अगर आपको इस बैंक में क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि जब भी थोड़ा गिरावट आती है तब आप ले सकते हो, क्योंकि ये 65 के आसपास, इसका 65 के आसपास इसका हाई था, अभी 35 में मिल रहा है। छोटे अमाउंट्स में लगा सकते हो, क्योंकि इसका फ्यूचर अच्छा है। अगर आप 5-6 साल को इसमें होल्ड करना चाहते हो, मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक अच्छा बैंक है, अच्छा आपको रिटर्न आपको दे देगा, जैसे इसका पेरेंट बैंक है। तो वही छोटे छोटे क्वांटिटी हर गिरावट में आप ले सकते हो और लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ गलती होती है माफ़ कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहो, बिंदास रहो, एंजॉय करो, टाटा।